दो माध्यम, एक तो कौन सा माध्यम, मुक्त आकाश में, फ्री स्पेस मीडियम के अंदर, और दूसरा किसमें, अचालक माध्यम, नॉन कंडक्टिंग मीडियम। इन दो मीडियम के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। इन दो मीडियम में मैक्सवेल की समीकरण क्या होगी, मैक्सवेल की समीकरण के बाद में विद्युत चुंबकीय तरंगों की समीकरण का सॉल्यूशन क्या होगा, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होगा, और ऊर्जा घनत्व क्या होगा, ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी, ठीक है। अब उसी प्रकार से हमें किस माध्यम के अंदर दो और माध्यम, एक तो कौन सा माध्यम है, एक है आपके चालक मीडियम, या फिर आप ये कह सकते हो कंडक्टिंग मीडियम के अंदर, और दूसरा आयोनाइजेशन गैस। उन गैस के माध्यम के अंदर हमें क्या पढ़नी है, मैक्सवेल की समीकरण पढ़नी है, और उन मैक्सवेल की समीकरण के आधार के ऊपर हमें ये ज्ञात करना है कि पॉइंटिंग वेक्टर और ऊर्जा घनत्व के ऊपर इन दूसरे माध्यम, जो चालक माध्यम और आयनिक गैस का माध्यम होता है, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे, वो कौन सा माध्यम होगा, चालक माध्यम। चालक माध्यम में चालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग समीकरण। अब देखिए, चालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग समीकरण पढ़ने से पहले एक तो चीज ये कि चालक है तो उसके पास में कंडक्टिविटी सिग्मा तो होती ही है, लेकिन इसके अंदर कंडक्टिविटी सिग्मा होने के बावजूद भी इसके अंदर आवेश घनत्व का मान क्या होता है, शून्य होता है। रॉ का मान क्या होता है, जीरो होता है। इसका कारण ये होता है, इसके अंदर जो ये रॉ का मान है, इसके जीरो होने का मेन कारण ये होता है कि कोई भी चालक पदार्थ जो होता है उसमें जितना धनावेश होता है उतना उतना क्या होता है, ऋणावेश भी होता है। तो जैसे ही हम टोटल आवेश को जोड़ते हैं या टोटल आवेश निकालने की कोशिश करते हैं, तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों को जोड़ने पे वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। उस वजह से चालक माध्यम के अंदर टोटल आवेश घनत्व का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि किसी भी चालक माध्यम के अंदर उसका उसकी जो चालकता जो होती है वो तो क्या होती है, सिग्मा होती है, लेकिन उस चालक माध्यम में जितना धनात्मक आवेश होता है उतना उतना ऋणात्मक आवेश होता है, उसके कारण उसके अंदर रॉ का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि अदरवाइज इसके अंदर जब हम रॉ का मान जीरो इसलिए होता है क्योंकि जितना आवेश धनात्मक उतना ही ऋणात्मक, ये अगर मान हमें नहीं मालूम होगा तो उस कंडीशन में मैक्सवेल की इक्वेशन गलत हो जाएगी, और मैक्सवेल की इक्वेशन गलत हो गई तो उस कंडीशन में इस चालक माध्यम से जो तरंग समीकरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग समीकरण, उसके बारे में जो मिलने वाली जानकारी है वो भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाती है। इसलिए हमें ये ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चालक माध्यम में क्या होगी, चालकता अगर सिग्मा है तो उस कंडीशन में सिग्मा चालकता के कारण जो धारा घनत्व होता है वो क्या होता है, चालन धारा घनत्व जे वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू ई वेक्टर, ठीक है। ये होता है इसके अंदर चालन धारा घनत्व, जो कि किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन से उसकी चालकता के कारण होता है, ठीक है। अगर मान लो किसी चालक माध्यम में किसी चालक में माध्यम की चालक माध्यम में माध्यम की विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा चुंबकीय पारगम्यता म्यू है तो चालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तो चालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की मैक्सवेल समीकरण क्या होगी। अब देखिए, रॉ का मान जीरो है तो उस कंडीशन में पहली समीकरण तो वही की वही, डेल डॉट ई वेक्टर या डेल डॉट डी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। तो फर्स्ट इक्वेशन तो इसकी क्या आ जाएगी, डेल डॉट ई वेक्टर
इक्वल टू 0, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 0। ये क्या होगी समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगी, वो तो हमेशा 0 के बराबर ही होती है, क्योंकि कोई भी चुंबकीय या कोई भी चुंबक जो है वो हमेशा एक ही पोल के साथ में नहीं होता है, दो पोल के साथ में उपस्थित होता है। उस वजह से इस इक्वेशन का मान तो भले कोई भी कंडीशन ले लो, उन सब कंडीशन के लिए क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। डेल वेक्टर डॉट एच वेक्टर बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर माइनस के डेल ऑफ बी वेक्टर अपॉन डेल ऑफ सी बराबर डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के म्यू डेल ऑफ एच वेक्टर अपॉन डेल ऑफ सी। ये आगे समीकरण नंबर। अब चेंजिंग जो होगा वो कौन सी इक्वेशन में होगा, फोर्थ इक्वेशन में। फोर्थ इक्वेशन आपने जो अचालक माध्यम देखा था उसमें क्या थी, फोर्थ इक्वेशन से एक टर्म हट गई थी, पर अब यहाँ पर इस चालक माध्यम में फोर्थ इक्वेशन से एक टर्म हटेगी नहीं, एक टर्म और उस फोर्थ इक्वेशन के अंदर जुड़ जाएगी। अब देखिए जो फोर्थ इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, जे वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ ई वेक्टर प्लस एप्सिलॉन डेल ई वेक्टर बाय, ये क्या बन गया आपके, ठीक है। यहाँ से जो ये एक टर्म एक्स्ट्रा जुड़ रही है उसकी वजह से यहाँ पर इस माध्यम के अंदर जो चालक माध्यम है उसके रिजल्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, अचालक माध्यम और मुक्त आकाश से क्या हो जाते हैं, थोड़े से बदल जाते हैं। इसके अंदर वैल्यू जो है यहाँ पर इसमें जो तरंगे जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाली तरंगे, उनके अंदर भी क्या हो जाता है, फेज उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वैल्यू है उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म जुड़ी है, उसकी वजह से हमें क्या है, जो वैल्यू है इसके अंदर आगे की तरफ सोल्यूशन करेंगे तो इमेजिनरी वैल्यू के रूप में भी कुछ टर्म्स प्राप्त होती है, जो कि किसको प्रदर्शित करती है, फेज, या फिर आप कह सकते हो कि दो तरंगे कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के अंदर एक फेज को प्रोड्यूस कर देती है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 का पहले क्या लेते हैं, कर्ल लेके हल करते हैं। जब इक्वेशन नंबर 3 का कर्ल लेंगे तो उस कंडीशन में आप देखेंगे जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या होगी, डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इजिकल्स तो क्या हो जाएगा, डेल वेक्टर क्रॉस माइनस के म्यू ऑफ डेल एच वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी। यहां से डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर माइनस डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर इंटू ई वेक्टर बराबर माइनस के म्यू डेल ऑफ डेल टी कोष्टक में डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 से मान इसका 0 हो जाएगा और इक्वेशन नंबर 4 से डेल वेक्टर क्रॉस एच का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा ई वेक्टर प्लस एप्सिलॉन डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी आ जाएगा। तो वो मान यहाँ पे रखेंगे तो उस कंडीशन में ये टर्म तो क्या हो जाएगी 0, इक्वेशन नंबर 1 तथा 4 से मान रखने पर तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के डेल स्क्वायर ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस म्यू कोष्टक में डेल बाय डेल टी कोष्टक में सिग्मा ई वेक्टर प्लस एप्सिलॉन ऑफ डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी। ठीक है, माइनस से माइनस कटा तो प्लस हो गया, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू सिग्मा डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, डेल स्क्वायर ई वेक्टर माइनस म्यू
सिग्मा डेल ऑफ ई वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी प्लस सॉरी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी स्क्वायर बराबर 0। ये क्या बन गया आपको इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए, आप जब इससे पहले जितने भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे उसमें कितनी टर्म्स आ रही थी? सिर्फ 2 टर्म्स आ रही थी। कौन सी? एक तो डेल स्क्वायर ई वेक्टर माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर 0। यहां से तो आप क्या करते थे, सीधा वेट का मान ज्ञात करके और इक्वेशन के इधर के का वेक्टर के का मान ज्ञात कर लेते थे और सॉल्व कर देते थे। परंतु अब यहाँ पर इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में सिर्फ अंतर कितना है? अंतर ये है कि यहाँ पे एक टर्म उसकी तुलना में एक्स्ट्रा है। ये जो एक एक्स्ट्रा टर्म आती है उसकी वजह से ये इक्वेशन क्या हो जाती है, थोड़ा सा ये माध्यम जो है वो अन्य वाले माध्यम से रिजल्ट थोड़े से क्या देता है, डिफरेंट रिजल्ट देता है। अब देखिए, हमने जो इक्वेशन नंबर 5 निकाली किसका, इक्वेशन नंबर 3 का कल करके, उसी प्रकार से इसी तरीके से अगर हम सॉल्व करते हुए किसका भी मान निकाले, इक्वेशन नंबर 4 का कर ले, तो वो क्या प्राप्त होगी? इक्वेशन नंबर 4 का कर्ल लेने पर, जब इक्वेशन नंबर 4 का कर्ल लेंगे तो उस कंडीशन में डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर बराबर डेल वेक्टर क्रॉस सिग्मा ऑफ ई वेक्टर प्लस एप्सिलॉन डेल ऑफ ई वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर सेम वही की वही कंडीशन, डेल वेक्टर डॉट एच वेक्टर माइनस डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर कोष्टक में एच वेक्टर बराबर सिग्मा डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर प्लस एप्सिलॉन डेल वेक्टर डेल बाय डेल टी डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये दो इक्वेशन आ गई। अब यहां से आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 तथा किससे इक्वेशन नंबर 3 से मान रखोगे। इक्वेशन नंबर 2 से डेल वेक्टर डॉट एच वेक्टर का मान तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0, और यहाँ पे ये जो डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर है इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस के म्यू डेल वेक्टर एच वेक्टर अपन डेल टी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किससे मान रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से क्या रखने थे, मान रखने पर इक्वेशन नंबर 2 तथा 3 से मान रखेंगे तो उस कंडीशन में ये वाली टर्म्स तो क्या हो जाएगी 0, और इन वाली टर्म्स की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस के म्यू डेल ऑफ एच वेक्टर बाय डेल ऑफ टी। तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन जो है इस फॉर्मेट में किस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी, माइनस के डेल स्क्वायर एच वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस म्यू सिग्मा डेल ऑफ एच वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी प्लस माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन इसकी तरह आएगी, जो वो क्या होगी, डेल वेक्टर क्रॉस डॉट एच वेक्टर माइनस, यहां से पूरे माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, परंतु उसके बाद में भी ये इक्वेशन किस प्रकार से प्राप्त होगी, इसी तरीके से म्यू सिग्मा ऑफ डेल ऑफ एच वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी माइनस की म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी स्क्वायर बराबर 0। ये क्या आ गया आपके इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ठीक है, तो चालक माध्यम में अगर हम विद्युत चुंबकीय तरंग समीकरण के बारे में आपको पूछ ले तो चालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरण जो होंगे वो क्या होंगे, ये 2 समीकरण होंगे। वहीं पर अचालक माध्यम में या फिर मुक्त आकाश केंद्र पहुंच से पूछ ले तो ये बीच वाली जो चालकता वाली टर्म्स है उसको हमको हटा देना है। उस इन दो जो चालकता वाली टर्म्स है, सिग्मा वाली टर्म्स है, उसको छोड़ देंगे तो उस कंडीशन में जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन कौन से माध्यम में होगी, वो इक्वेशन आप लोगों के कौन से मुक्त आकाश में और
दूसरा कौन सा, अचालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग के समीकरण को प्रदर्शित करेगी, तरंग समीकरण को। लेकिन ये जो तरंग समीकरण है ये किन से समीकरण को प्रदर्शित करती है, ये तरंग समीकरण है चालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग के समीकरण को प्रदर्शित करती है। अब हमने जैसे कि देखिए कि यहाँ तक हमने सारी इक्वेशन जो इससे आगे वाले माध्यम थे उसमें भी यहाँ तक इक्वेशन निकाली थी। उसके बाद में हमने क्या किया था कि जो इसका सॉल्यूशन किया था वो कैसा सॉल्यूशन था, प्लेन वेव के रूप में एक सॉल्यूशन था। उस प्लेन वेव की इक्वेशन जो थी ई वेक्टर बराबर क्या थी, ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी के रूप में। तो अब हमें क्या करने पड़ेगा, इन इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 5 किसके रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के रूप में, और इक्वेशन नंबर 6 जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के रूप में। इन दो इक्वेशन का भी सॉल्यूशन हमें किस माध्यम में करना पड़ेगा, चालक माध्यम के लिए समतल तरंग का के रूप में हमें हल निकालना पड़ेगा। तो समतल तरंग के रूप में हल इसका ज्ञात करेंगे तो उस कंडीशन में आपको मालूम हो तो ई वेक्टर का मान और एच वेक्टर का मान हमें भी मालूम है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे देखिए चालक माध्यम के लिए, चालक माध्यम के लिए, चालक माध्यम के लिए उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त समीकरण के समतल तरंग हल ज्ञात करने के लिए माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को निम्न हल द्वारा व्यक्त किया जाता है। वो हल कौन से, जो इससे पहले आपने सारी क्लास में पढ़ा था वही के वही सेम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो उस कंडीशन में ई वेक्टर का मान जो है वो क्या है, क्योंकि इसी इक्वेशन जो ये दो इक्वेशन है इन्हीं के यूज से हमें क्या मिलेगी, इन दो इक्वेशन के सॉल्यूशन की प्राप्ति होगी। इस वजह से सेम वही पुरानी वाले इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 7। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगी, एच वेक्टर बराबर एच नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखिए जो ये दो इक्वेशन लिखी है इसका यूज डायरेक्टली हमने ये सॉल्यूशन इसलिए लिया क्योंकि हमें जो पता करना है कि हम इससे पहले जितनी भी इक्वेशन सॉल्व करते थे उसमें तो क्या था कि डायरेक्ट कंपैरिजन करते थे इक्वेशन का और उसमें से क्या निकाल लेते थे, तरंग संचरण नियतांक का मान ज्ञात कर लेते थे वेलोसिटी के आधार के ऊपर। परंतु यहाँ पे आप देख लो कि एक्स्ट्रा टर्म होने के कारण हम क्या नहीं कर सकते, डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं ज्ञात कर सकते। जब डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं ज्ञात कर सकते तो उस कंडीशन में हम तरंग संचरण नियतांक या फिर वेव कांस्टेंट के का मान भी हम डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है जो के है वो किसके ओमेगा अपॉन वी एन कैप के बराबर होता है। परंतु यहाँ से इस इक्वेशन से डायरेक्ट वेलोसिटी का मान नहीं निकल रहा है, उस वजह से इन दो समीकरण का यूज इन दो समीकरण के अंदर हमें करना पड़ेगा। जब इन दो समीकरण का यूज इन दोनों में करेंगे तब हमें जो है वो के वेक्टर की वैल्यू प्राप्त होगी। तब पता चलेगा कि के वेक्टर की वैल्यू इमेजिनरी प्राप्त हो रही है या फिर रियल वैल्यू प्राप्त हो रही है, वो हमें इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन से पता चलेगा। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 7 है उसको हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। जब इक्वेशन नंबर 7 को किस में रखना पर, इक्वेशन नंबर 7 से ये मान इक्वेशन नंबर किस में रखने पर 5 में रखना। इक्वेशन नंबर 7 से मान 5 में रखने पर उससे पहले आप देखिए यहाँ पे भी ई वेक्टर, यहाँ पे भी ई वेक्टर और यहाँ पे भी ई वेक्टर। इस इक्वेशन को अपन और किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर माइनस
म्यू सिग्मा डेल अपॉन डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। ई वेक्टर बराबर 0 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ से ई वेक्टर तीनों से कॉमन आ जाएगा। जब यहाँ से तीनों से ही यह ई वेक्टर कॉमन आ जाएगा तो उस कंडीशन में उस फॉर्मेट इस फॉर्मेट वाले इक्वेशन के अंदर हम क्या रख देंगे, ई वेक्टर का मान रख देंगे। तो इस कंडीशन में ई वेक्टर का मान रखने पे डेल स्क्वायर माइनस ड्यू सिग्मा डेल बाय डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर। E naught vector exponential iota k vector dot r vector minus k ओमेगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से ई नॉट वेक्टर को उधर की तरफ भेज देंगे तो वो तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसमें तो किसी प्रकार कोई भी चेंज नहीं है। और ऊपर से कौन सी कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू भी है। तो कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम उधर की तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो उसकी वैल्यू तो 0 के अंदर डिवाइड देने पे 0 आ जाएगी। तब लेकिन बाकी वाली टर्म्स जो एक्सपोनेंशियल के अंदर एक तो पोजीशन की टर्म आ रही है और किसकी आ रही है, टाइम की टर्म आ रही है। तो इनका पोजीशन और टाइम के सापेक्ष आकलन करेंगे। पोजीशन का और पोजीशन वाली टर्म्स का तो आकलन कौन से के लिए हो जाएगा, इस डेल वेक्टर के सापेक्ष हो जाएगा। लेकिन बाकी वाली का किसके सापेक्ष हो जाएगा, टी के सापेक्ष हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन कैसे प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ पे डेल वेक्टर पोजीशन के सापेक्ष हमें कितनी बार अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करना है। तो 2 बार अवकलन करेंगे तो उस कंडीशन में ये टर्म्स क्या आ जाएगी, डेल स्क्वायर की आयोटा के का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक बार करेंगे तब आयोटा के, दूसरी बार करेंगे तो एक बार और आयोटा के। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, आयोटा के का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आयोटा के का होल स्क्वायर। दूसरी टर्म्स जो हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगी, माइनस के म्यू सिग्मा, माइनस के म्यू सिग्मा टी के सापेक्ष करना है। एक बार करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के आयोटा ओमेगा माइनस म्यू ऑफ एप्सिलॉन। अब कितनी बार करना है, टी के सापेक्ष 2 बार करना है। तो 2 बार करने पे वापस क्या टर्म आ जाएगी, आयोटा ओमेगा का होल स्क्वायर बराबर 0, ये आ जाएगी। अब देखिए या तो ई वेक्टर लिखो या फिर एक्सपोनेंशियल वाले टर्म लिखो, कोई भी इसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए, अब इसमें क्या है, ई वेक्टर है, ये यहां से वापस आ गया। लेकिन अगर हम सिर्फ ओनली फॉर इस टर्म्स को ले, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो 0 हो नहीं सकता, तो उस कंडीशन में सिर्फ ये वाली टर्म्स किसके इक्वल आ जाएगी, 0 की इक्वल आएगी। तो इसका मान क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाता है, माइनस के 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से ये आयोटा के का होल स्क्वायर माइनस के म्यू सिग्मा ओमेगा आयोटा माइनस प्लस हो जाएगा एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अब इसमें माइनस के स्क्वायर बराबर प्लस आयोटा म्यू सिग्मा ओमेगा प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से जो ये के स्क्वायर है वो किसके की टर्म जो है या इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा म्यू सिग्मा ओमेगा। अब यहाँ पे देखो के की वैल्यू कैसी आ रही है, इमेजिनरी वैल्यू आ रही है। और इसमें वैल्यू टर्म्स कितनी है, 2 टर्म्स है। जो पहली टर्म्स है वो किसको प्रदर्शित करती है, वो प्रदर्शित करती है विस्थापन धारा के कारण आती है। और दूसरी टर्म जो है वो किसके कारण आती है, चालन धारा के कारण आती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये के की वैल्यू कैसी है, इमेजिनरी वैल्यू प्राप्त हो रही है। एक में कौन सी टर्म्स आ रही है, आयोटा की टर्म्स आ रही है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी आपके,
9 हो जाएगी, या फिर इसको 9a भी बोल सकते हो। लेकिन अगर इसमें से इसको म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस आयोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। अब इसको नहीं, अब देखिए ये टर्म्स जो है ये इसी के फॉर्मेट में है, और यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू कैसी है, इमेजिनरी वैल्यू प्राप्त हो रही है। जो कि इमेजिनरी वैल्यू प्राप्त हो रही है तो उस कंडीशन में हम के स्क्वायर को और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे के की वैल्यू कैसी है, के कैसी है, कॉम्प्लेक्स टर्म है, के का मान कैसा है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। कॉम्प्लेक्स वैल्यू है तो उस कंडीशन में हम के को क्या लिख सकते हैं, के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा भी लिख सकते हैं के को, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये भी कैसी वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। और अब इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसका यूज कैसे होगा उस इक्वेशन के अंदर वो हमें पता करना है। तो इसका यूज हम पता करेंगे तभी हमें पता, इसको जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि जो हमने समतल तरंग का सॉल्यूशन लिया है ई वेक्टर बराबर ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल कोष्टक में आयोटा के वेक्टर आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी, उसमें इसका कैसे यूज होगा, वो यहाँ से इन दो इक्वेशन का कंपेरिजन करेंगे तब हमें उसका सोल्यूशन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे के बराबर हमने क्या मान लिया, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन के लिए अल्फा प्लस आयोटा बीटा मान लिया। अल्फा प्लस आयोटा बीटा की कंडीशन में यहाँ पे इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अल्फा बीटा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस के बीटा स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस आयोटा बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अल्फा बीटा, और आयोटा का स्क्वायर जो था वो माइनस के 1 के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे के स्क्वायर बराबर क्या लिखा हमने, अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अल्फा बीटा लिखा है। अब इसको क्या नंबर लगा दो, इक्वेशन नंबर को। अब क्या करो, इस इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 का हम क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इक्वेशन नंबर 9 एंड 10 की तुलना करने पर इक्वेशन नंबर 9 तथा 10 की हम तुलना करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर जो ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर कैसी टर्म्स है, रियल टर्म है, इनके अंदर किसी प्रकार की कोई भी इमेजिनरी वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे रियल टर्म सिर्फ कौन सी है, पहला वाला भाग है। तो उस वजह से ये अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर के। और जब दूसरी वाली टर्म जो कि 2 आयोटा अल्फा बीटा है उसका कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू सिग्मा ओमेगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 11 तथा 12। अब इस 12 का एक और फॉर्मेट हम क्या लिख सकते हैं, बीटा का मान हम इसके अंदर लिख सकते हैं म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 अल्फा। अब इस बीटा के मान को हम क्या रख देंगे, इक्वेशन नंबर 11 में रखेंगे। तो उस कंडीशन में आप देखिए बीटा के मान को किस में रखने पर, बीटा के मान को इक्वेशन नंबर 11 में रखना, अल्फा स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, या फिर हम इसके अंदर अब इसका लसअप लेते हैं। अब इसका लसअप लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 4 अल्फा की पावर 4 माइनस म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये किस फॉर्मेट में आ गई, ये आपके श्रीधर या फिर बीजगणितीय इक्वेशन जो द्विघात समीकरण पढ़ते हो उसके फॉर्मेट में आ गई। और इसका सॉल्यूशन जो हम कौन सी
समीकरण के या श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से इसका सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x के रूप में क्या है, अल्फा है, तो x का मान क्या होता है माइनस के b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के और AC अपॉन 2a लिखते हो। तो यहाँ पर x के फॉर्मेट में कौन सी टर्म्स है, यहाँ पे x के फॉर्मेट में अल्फा है, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, b का मान कितना है, a का मान कितना है 4, और 2 इंटू 4 करेंगे तो नीचे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है, ये सीधी सी टर्म्स आ गई। उसके बाद में देखिए माइनस के बी लेना, तो माइनस के बी के अंदर ये क्या है, माइनस के बी के अंदर पहले से एक माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, बी की जगह पर फॉर म्यू अल्फा एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा बी की जगह पर। उसके बाद में प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर वापस और म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर का मान रखेंगे, तो यहाँ से क्या ले सकते हैं 16 म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस उसके बाद में क्या है माइनस के 4 AC ए और सी, इससे भी वैल्यू क्या आ जाएगी 16 म्यू सिग्मा ओमेगा, म्यू सिग्मा ओमेगा का तीनों का और इसके अब हमें जो वैल्यू प्राप्त करनी है, यहाँ पर जो इसके अंदर है कोई भी चालक पदार्थ होगा उसकी चालकता या फिर उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र या सदिश चुंबकीय क्षेत्र सदिश है उसके आयाम में कमी कम हो, उस कमी कम प्राप्त हो, या फिर जो यहाँ पे जो ये वैल्यू होती थी E0 वेक्टर और H0 वेक्टर इसके अंदर कमी कम हो, उसके लिए जो यहाँ पे जो ये अल्फा वाली टर्म्स निकली है, इसी प्रकार से अगर हम बीटा के लिए भी टर्म लिखेंगे तो भी वो भी इक्वेशन इसी के जैसे जैसे प्राप्त होगी। बस ये है कि साइन चेंज हो जाएगा या फिर टर्म्स आगे या पीछे हो जाएगी, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे ही देखिए कि जब हमें इसके अंदर एम्पलीट्यूड के अंदर मान को कम करना है या एम्पलीट्यूड के अंदर कमी बहुत कम हो, उस वजह से यहाँ पे वैल्यू कौन सी लेते हैं, ओनली फॉर केवल प्लस वाला साइन लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ओनली फॉर कौन सा साइन लेना है, केवल प्लस चिन्ह वाली टर्म लेने पर, ओनली फॉर कौन सी प्लस टर्म वाली वैल्यू देंगे इसमें, ठीक है ना। अब इसके